नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 19 नगर व्यापारी और शिल्पकार का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग पढ़ लिया था और प्रथम भाग में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य आपको पढ़ाए थे उसके बारे में एक बार हम आपको बता देते हैं। हमने प्रथम वीडियो में आपको पढ़ाया था राजधानी नगर के बारे में, धार्मिक नगर के बारे में, व्यापारिक और बंदरगाह नगर के बारे में, शिल्प और औद्योगिक नगर के बारे में भी हम आपको प्रथम वीडियो में पढ़ा चुके हैं। सैन्य नगर किसे कहते हैं, क्यों सैन्य नगर बनाए गए, ये हमने आपको पढ़ाया था। विभिन्न उद्देश्यों के लिए नगर की स्थापना की जाती है और क्यों की गई थी, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। और हम्पी नगर के बारे में भी हमने आपको इससे पहले पढ़ा दिया था। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम भाग 2। सबसे पहले इसमें हेडिंग दी गई है बच्चों मुसलीपट्टम। तो मुसलीपट्टम का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, उसे मछलीपट्टम भी कहा जाता था, जिससे धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो गया और अब इसे मुसलीपट्टम के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक छोटा सा बंदरगाह है जहाँ से व्यापार किया जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मुसलीपट्टम बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक छोटा सा बंदरगाह था जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में है। यहाँ एक छोटा व्यापारिक नगर था जहाँ अरब व्यापारी दक्षिण भारत से व्यापार के लिए अपने जहाजों को लंगर डालकर ठहराते थे। यह धीरे धीरे तब प्रसिद्ध हुआ जब सातवाहन इसे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उपयोग करने लगे। तो सातवाहन कौन है, सातवाहन शासक थे जो इसे व्यापार के लिए उपयोग में लाने लगे, इसीलिए यह अधिक प्रसिद्ध हो गया। बाद में यह यूरोपीय व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया, जो यहाँ आए और यहीं बस गए, क्योंकि यह नगर उत्पादन के लिए अंतर्देशीय केंद्रों से जुड़ा था। यानी कि बहुत सारे देशों की सीमाओं से यह बंदरगाह जुड़ा था और यह व्यापार के लिए उत्तम था। इसीलिए यहाँ पर जो लोग आए थे वह यहाँ पर आकर ही बस गए। डच ने यहाँ अपने किले बनवाए। ब्रिटिशों के भारत आगमन के पश्चात उन्होंने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि जब ब्रिटिश भारत आ चुके थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलीपट्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि ब्रिटिशों के लिए यह एकमात्र उत्पादन केंद्रों से जुड़े बंदरगाह के रूप में काफी नहीं था। वे इसे एक प्रशासन तथा राजनीतिक केंद्र के रूप में भी स्थापित करना चाहते थे। जब ब्रिटिशों ने कलकत्ता तथा मद्रास पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उनकी मुसलीपट्टम में भी रुचि समाप्त हो गई। तो जैसे जैसे ब्रिटिशों ने धीरे धीरे राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया, वैसे वैसे उनकी जो रुचि थी मुसलीपट्टम के प्रति कम होती चली गई। इसके साथ ही व्यापारियों ने भी इस नगर में आना बंद कर दिया और इसने अपनी महत्ता खो दी। यह अपने गौरवमयी दिनों में हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई संस्कृतियों के आपसी सामंजस्य का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता था। वर्तमान में मुसलीपट्टम एक छोटा तटवर्ती नगर है जिसका कोई महत्व नहीं है। तो प्राचीन काल में जितना महत्व मुसलीपट्टम का था वह वर्तमान समय में नहीं है। इसने धीरे धीरे क्या किया, अपना महत्व खो दिया। लोग बागों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया और अपना व्यापार भी करना बंद कर दिया। अब पढ़ेंगे बच्चों हम सूरत के बारे में। सूरत तापी नदी के किनारे बसा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। यह मध्यकाल में व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसे मक्का का द्वार प्रवेश भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से तीर्थ यात्री यहाँ से अपने जहाज ले जाते थे।
सूरत प्राचीन काल से ही वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो सूरत किस किस के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? यह मध्य काल में एक व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज वर्तमान समय में ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इसे मक्का का द्वार भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत से तीर्थयात्री यहाँ से ही अपना जहाज लेकर तीर्थ यात्रा के लिए, मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। और यह एक ऐसा राज्य है बंदरगाह नगर है जहां वस्त्रों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। इसके कारीगर वस्त्रों पर अपने दरदोजी, बूटे या कढ़ाई के कार्य, जरी के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, जिसकी पश्चिम एशिया तथा यूरोप में अधिक मांग थी। ऐसा माना जाता है कि इसका प्राचीन नाम सूर्यपुर था। तो सूरत का प्राचीन नाम क्या था? सूर्यपुर था। और यह अपने कढ़ाई के कार्य के लिए भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि यहाँ पर जो कढ़ाई की जाती थी वह देश विदेश में अधिक मांग उसकी की जाती थी। एशिया और यूरोप में उन वस्त्रों की अधिक मांग थी, इसीलिए यह प्रसिद्ध हो गया। इसके आर्थिक महत्व के कारण अरबी लोग लगभग 20वीं शताब्दी में यहाँ आकर बस गए। उन्होंने स्थानीय लोगों पर विजय प्राप्त की तथा यहाँ के शासक बन गए। 1373 ईस्वी में फिरोज तुगलक द्वारा सूरत में एक किले का निर्माण करवाया गया। 15वीं शताब्दी में मुजफ्फर शाह यहाँ का प्रसिद्ध गवर्नर था। तो 15वीं शताब्दी में मुजफ्फर शाह जो था यहाँ का, सूरत का जो था, वो प्रसिद्ध गवर्नर बन गया। बहुत से हिंदू व्यापारी भी यहाँ से अपना व्यापार संचालित करते थे। 1496 ईस्वी में 1521 ईस्वी में हिंदू व्यापारियों के नेता गोपी थे। 1512 ईस्वी में सूरत पर पुर्तगालियों ने हमला किया और अहमदाबाद के शासक द्वारा इसकी किलेबंदी कर ली गई, यानी कि इसको अपने अधिकार में ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान ने भी इस नगर पर आक्रमण किया था। 1573 ईस्वी में अकबर के आक्रमण करने के बाद सूरत मुगलों के अधिकार में आ गया। 1573 का जब आक्रमण किया था अकबर ने सूरत पर, तो इसे अपने अधिकार में ले लिया था। हालांकि औरंगजेब के शासन में सूरत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शिवाजी के नेतृत्व में मराठा अधिकांश थे इसे अपना निशाना बनाते रहते थे। तो औरंगजेब का जब शासन काल आया, शासन करने का समय आया, उस समय क्या था, मराठों ने इस पर हमला करना शुरू कर दिया और इसे, यानी कि सूरत को, अनेक कठिनाइयों का उस समय बहुत सामना करना पड़ा। 1608 ईस्वी में ब्रिटिशों ने इसे परिवहन केंद्र बनाया। उन्होंने 1612 ईस्वी में यहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की और इसे एक प्रांतीय नगर बनाया। डचों ने भी इस नगर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। हालांकि जब ब्रिटिशों ने बंबई, जिसे मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, अपना नियंत्रण वहां पर भी स्थापित कर लिया था। अरब सागर के तट पर इसे व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया गया। तब सूरत ने अपना महत्व खो दिया। तो धीरे धीरे जैसे सूरत प्रसिद्ध हुआ था अपने कार्य के लिए, वैसे वैसे वो समय के साथ साथ अपने महत्व को भी खोता चला गया। वर्तमान में सूरत वस्त्र एवं हीरे के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। तो आज भी सूरत वस्त्र और हीरे के व्यापार के लिए विश्व भर में जाना जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों व्यापारी। भारत ने अन्य देशों के साथ स्थल मार्ग तथा जल मार्गों के मध्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। व्यापारी अन्य राज्यों तथा देशों के भ्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे अपने जीवन तथा पूंजी संकट में डालकर विश्व को साथ साथ लेकर आए। स्थल मार्गों से व्यापार घोड़ा द्वारा किया जाता था। जो व्यापार उस समय किसके माध्यम से किया जाता था? घोड़ों के माध्यम से किया जाता था। व्यापारी एक स्थान से माल खरीदकर लाभ कमाने के लिए उसे दूसरे स्थान पर बेचने कारवां में जाते थे, यानी कि इकट्ठे होकर जाया करते थे। सिल्क रूट प्रसिद्ध मार्ग था जिसके माध्यम से एशिया तथा यूरोप के व्यापारी बड़ी संख्या में व्यापार करने आते जाते थे।
इन व्यापारियों को लुटेरों से भय रहता था, तो जब वह अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे तो उन्हें एक मन में भय भी रहता था कहीं उनका माल लूट लिया ना जाए। तो ये भय उनके मन में बना रहता था। इसीलिए वह अधिकांश हथियारों से सुसज्जित अंगरक्षक रखते थे। इन व्यापारियों ने ज्ञान को भी प्रसारित किया, जैसे शून्य तथा दशमलव सिद्धांत इन व्यापारियों द्वारा ही पश्चिम एशिया तथा यूरोप में पहुंच गए। स्थल मार्ग व्यापार की तरह समुद्र मार्ग व्यापार भी अन्य देशों के साथ किया जाता था। व्यापारियों द्वारा व्यापारिक माल को बड़े जहाजों द्वारा ले जाया जाता था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के लिए जहाज का भी प्रयोग किया जाता था और स्थल का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि जल के द्वारा भी, जल मार्ग के द्वारा भी व्यापार किया जाता था और स्थल मार्ग के द्वारा भी व्यापार किया जाता था। स्थल मार्ग के जो व्यापार किया जाता था तो वो घोड़ों के माध्यम से किया जाता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घोड़ों की सहायता से माल को ले जाया जा सके, और जल में जहाज की सहायता से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करता था। अरब तथा यूरोपीय व्यापारी विभिन्न देशों से माल खरीदने तथा बेचने के लिए स्वयं के जहाज का प्रयोग करते थे। भारतीय व्यापारियों ने दूसरे व्यापारियों को मात देने के लिए व्यापार संघ की स्थापना की। व्यापार संघ बहुत से व्यापारियों के संसाधनों का साझा करते थे तथा समुद्र मार्ग व्यापार का संचालन करते थे। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जैसे वस्त्र, आभूषण एवं मसाले तथा आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं जैसे मदिरा, रेशम आदि थे। यानी कि भारत कुछ चीजें विदेशों से खरीदता था और कुछ चीजें अपनी यहाँ की जो थी वह अन्य देशों में भेजता था। अब है बच्चों कारीगर के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय कारीगर चिरकाल से ही अपने उत्पादों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। भारतीय सूती वस्त्र अपने विभिन्न प्रकार के स्वरूपों तथा प्रकार के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध रहा है। भारतीय कारीगर अपने अनेक उत्पाद जैसे आभूषण, सजावटी वस्तुएं, रत्न, औजार तथा बर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे पीतल, स्वर्ण, चांदी, तांबा आदि के उपयोग में अधिक नाम कमाया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों, इस पैराग्राफ में बात की जा रही है भारतीय कारीगरों के बारे में कि भारतीय कारीगर अपनी कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। चाहे वह कार्य वस्त्र से संबंधित हो, चाहे वह किसी सजावटी वस्तु से हो, पीतल से हो, स्वर्ण के आभूषणों से हो, चांदी के आभूषणों से हो, तो विश्व भर में भारत के कारीगरों का नाम लिया जाता है। प्रारंभ में कारीगर अपने उत्पादों को बनाकर स्थानीय बाजार में बेचते थे। हालांकि उनसे बहुत से कारीगर राजाओं तथा शाही परिवारों द्वारा अपनी आवश्यकताएं वस्तुएं बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे। जब शासक की उन्नति होती थी तब ये कारीगर संपन्न हो जाते थे तथा तब शासक का पतन होता था। तब ये कारीगर कष्ट झेलते थे। ये नगर के विशाल क्षेत्रों में बस जाते थे। तो पहले शुरुआत कहाँ से की? अपने स्थानीय बाजारों से ही इन कारीगरों ने शुरुआत की। धीरे धीरे अपने सामान को बनाना और यहीं से बेचना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश के आगमन के पश्चात इनकी रचनात्मक संकट में पड़ गई। यानी कि जब ब्रिटिशों का भारत में आगमन हुआ, जब ब्रिटिश भारत में आ गए थे, तो इनकी जो रचनात्मक शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होती चली गई, वह संकट में पड़ गई थी, क्योंकि इन्हें कम पैसे में काम करना पड़ता था तथा उन्हीं स्वरूपों का निर्माण करना पड़ता था जो उन्हें दिखाए जाते थे। यह स्थिति अधिकांशतः आभूषण, कढ़ाई वस्त्र तथा बर्तन जैसी वस्तुओं के साथ भी थी। तो कारीगरों के साथ समस्या क्या खड़ी हो गई थी? उनकी रचनात्मक संकट में पड़ गई थी। यानी कि जो वो अपनी रचना करते थे, अपनी रचना से नया नया वस्तुओं का निर्माण करते थे, तो उस रचना को वहीं रोक दिया गया ब्रिटिश सरकार ने और उनसे अपने अनुसार कार्य करवाने लगे वो, और जो वह कार्य करने के लिए देते थे उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के अनुसार कारीगरों को कार्य करना पड़ता था।
तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस पाठ का यह द्वितीय भाग भी यानी कि दूसरा भाग भी पढ़ा दिया है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के ये भाग भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यह वीडियो बच्चों हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।